So once again, a very warm welcome to all the participants in this predictive astrology workshop. इस predictive astrology workshop के दूसरे सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है. And myself, this is Nihal Kumar Dokania, co-founder and managing partner of Sahil Kothari Training and Consultancy. काफी जन नए हैं तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. And this workshop will be taught to you. इस वर्कशॉप के मेंटर गुरु होंगे सिद्धार्थ एस कुमार सर, who is a world-renowned astronumerologist, healer, and he is into this practice of occult modality from decades. So now I would be requesting Siddharth sir, क्या सर आप प्लीज इस दूसरे सेशन को टेक ओवर कीजिए और आज के इस जर्नी को शुरू कर दीजिए. बिल्कुल. तो गुड इवनिंग एवरीवन. प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है. आई वेलकम यू ऑल टू द डे 2 ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी. तो आज के सफर में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल एंड किया था. तो कल हम लोग बात कर रहे थे 12 भावों के बारे में. वी टॉक्ड अबाउट 12 भाव या 12 घर जो क्रिटिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं हमारे इस पूरे एस्ट्रोलॉजी के सफर का. ठीक है. इन भावों को हम डिटेल से पढ़े और इनके डिटेल चर्चा करें कि भाई कौन सा भाव किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल लगता है, क्या उसकी जिम्मेदारी है. उससे पहले हम बाकी चीजों को समझ लेते हैं, फिर यहां पे आएंगे. ठीक है. चलिए. तो अब देखिए, जब हम कल बात कर रहे थे और कल की अपनी क्लास को समझ रहे थे तो एक चीज हमने सीखा था और वो पर्सपेक्टिव ये था कि प्रकृति अपनी बातों को रखने के लिए, प्रकृति अपनी चीजों को बताने के लिए क्या करती है? ग्रह, राशि और नक्षत्र की मदद लेती है. तो ग्रह, राशि और नक्षत्र आर द लेटर्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट. तो इस प्रकृति की भाषा के ये अक्षर हैं जो हमें हेल्प करते हैं इसके डिटेल तक पहुंचने के लिए, जो हमें हेल्प करते हैं इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए. ठीक है. चलिए. तो आज की चर्चा हम शुरू करेंगे राशि से. तो देखिए, पूरे ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं. देयर आर 12 राशि इन द कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी. और ये नंबर फिक्स है. ये नंबर फिक्स है. दिस नंबर डोंट चेंज. तो ये जो 12 राशियां हैं फिक्स रहेंगी. साथ ही साथ यहां पर एक और चीज फिक्स है. वो ये फिक्स है कि इन राशियों का जो क्रम होता है वो भी फिक्स है. क्रम का मतलब पहले नंबर की राशि कौन होगी, दूसरे नंबर की राशि कौन होगी, तीसरे नंबर की राशि कौन होगी. ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, ये पूरी एस्ट्रोलॉजी में फिक्स होता है. ये कभी नहीं बदलता. आप एस्ट्रोलॉजी के किसी भी मोडालिटी में जाए, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रहें, केपी में रहें, जैमिनी में रहें, लाल किताब में रहें, जहां रहना है रहें, ये राशियों का जो क्रम संख्या है, ये जो राशियों का ऑर्डर है, ये कभी नहीं बदलता. ये हमेशा फिक्स है. ठीक है. तो अब हम जानेंगे 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं और उनके क्रम संख्या के हिसाब से कौन कौन सी वो राशियां हैं. तो चलिए सबसे पहले इसी को जानते हैं. ये आपके सामने लिस्ट आ गया. तो यही 12 राशियां हैं, यही 12 राशियों का क्रम है. सबसे पहले नंबर की राशि है उसको बोलते हैं मेष या एरीस राशि, और उस राशि के स्वामी हैं मंगल देव, मतलब मार्स. दूसरे नंबर की राशि है वृष या वृषभ, या इंग्लिश में इसको टॉरस बोलते हैं, इसके लॉर्ड है वीनस. तीसरे नंबर की राशि है मिथुन या इसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, लॉर्ड है मरकरी या बुधदेव. चौथे नंबर की राशि है कर्क या कैंसर, लॉर्ड है चंद्रदेव. पांचवें नंबर की राशि है सिंह या लियो, लॉर्ड है सूर्यदेव. छठे नंबर की राशि है कन्या या वर्गो, लॉर्ड है अगेन मरकरी या बुधदेव. सातवें नंबर की राशि है तुला या लिब्रा, स्वामी है वीनस. आठवें नंबर की राशि है वृश्चिक,
या स्कॉर्पियो, लॉर्ड है अगेन मार्स। 9वें नंबर की राशि है धनु या सेगिटेरियस, लॉर्ड है जुपिटर या गुरुदेव। 10वें नंबर और 11वें नंबर की राशि के स्वामी है शनिदेव। 10वें नंबर की राशि है मकर या कैप्रिकॉर्न, 11वें नंबर की राशि है कुंभ या एक्वेरियस। 12वें नंबर की राशि है मीन या पाइसस, स्वामी है जुपिटर। तो ये 12 राशियों का जो क्रम अभी देखा हमने, द सीरियल ऑर्डर दैट वी हैव सीन is the another thing which is fixed and the constant. ये हमेशा सेम ही रहने वाला है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में ये नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। whatever the situation be, whatever the circumstances be, it is not going to change in any situation. तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं, पहली बार एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, तो इन 12 राशियों को याद कर लीजिए। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। कि अगर आपसे कोई सपने में भी पूछे कि 7वें नंबर की राशि कौन कौन होगा, 7वें नंबर की राशि, चैट में बताइए जरा, 7वें नंबर की राशि कौन है, बताइए चैट में। बिल्कुल सही बात है, 7वें नंबर की राशि है तुला। काफी लोग वीनस बोल रहे हैं, आप सब लोगों का आंसर गलत है। 7वें नंबर की राशि का मतलब है तुला या लिब्रा। ये राशियों का क्रम हमेशा हमें याद होना है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। 2 चीजें होती हैं, व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं और समझाता हूं। 10 सेकंड दीजिए, व्हाइट बोर्ड आपके पास आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि हम सब एक घर में रहते, ऑल ऑफ अस लिव इन अ हाउस। उस घर का भी कोई ना कोई मालिक होता है ना, देयर इज समवन हु रूल्स दैट। उसी तरीके से हर राशि का एक स्वामी है। 2 चीजें, राशि और दूसरी चीज है राशि लॉर्ड। इसको आप साइन बोल लीजिए और इसको बोल लीजिए साइन लॉर्ड। तो जैसा अभी मैंने पूछा, 7वें नंबर की राशि थी तुला या लिब्रा, तो राशि यही है। जब इस राशि के लॉर्ड की बात होगी तो बात हो जाएगी वीनस की या शुक्रदेव की। ठीक है, तो ये 12 जो राशियों का क्रम है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता, हमेशा फिक्स रहेगा। तो जब भी ये नंबर आए, पहले नंबर की राशि, 10वें नंबर की राशि, 12वें नंबर की राशि, 6ठे नंबर की राशि, हमेशा आपके दिमाग में उसके पीछे का नाम आ जाना चाहिए। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमको याद करना पड़ेगा, और फंडामेंटल सिर्फ 3 चीजें हैं: 12 राशियों का नाम, 9 ग्रहों का नाम, 9 उपग्रह का नाम, और साथ में 28 नक्षत्रों का नाम। ठीक, आगे चलते हैं। जब हम इन्हीं राशियों की बात करते हैं और इन्हीं राशियों को समझते हैं, तो एक चीज और हमें पता चलता है। आप सब लोगों को पता होगा इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। कितनों को नहीं पता है, चैट में बता सकते हैं किसी को नहीं पता है तो। अगर इवन या ऑड नहीं पता तो चैट में बता सकते हैं, नो लिख सकते हैं अगर नहीं पता तो। तो इवन नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10 वैसे नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ठीक है, तो वैसी राशियां जो 1 नंबर वाली है, 3 नंबर वाली है, 5 नंबर वाली है, 7 नंबर वाली है, 9 नंबर वाली है, इन सबको बोलते हैं ऑड राशि या विषम राशि। और ये सारी की सारी ऑड राशियां होती हैं मेल, इनकी जो प्रकृति है वो पुरुष है। जितनी इवन राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11, जितनी ये आपकी इवन राशियां हैं, ये सारे होते हैं फीमेल।
ठीक है, तो ये तो मैंने राशियों को आपको बांटना सिखा दिया कि भाई जो हमारी राशियां हैं वो सबसे पहले बट गया किसमें, इवन में और ऑड में, सम राशि और विषम राशि। सो नाउ वी आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ राशि और द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ राशि, कि राशियों का अलग अलग क्रम क्या है। तो ये जो 12 राशियां हमने सीखी थी, इसको बांटने का एक तरीका हो सकता है मेल और फीमेल, दूसरा तरीका हो सकता है इवन और ऑड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने कल भी बताया था, कोई क्लास से जो हम टॉपिक कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लास के साथ में, अगर वो रिलेवेंट होगा तो उसको वहीं मैं आंसर कर सकता हूँ। तो आप चैट हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल, सिर्फ उन चीजों के लिए जो क्लास में करंट चल रही। तो 12 राशियों को सीखा, 12 राशियों को बांट दिया। इन राशियों को बांटने का एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं तत्व या एलिमेंट। अब देखिए, जैसा आप सब लोगों ने सुना होगा, इस प्रकृति में जो कुछ भी है, whatever is present in this world, on this earth, can be divided or can be believed to be made up of 5 element। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो उन्हीं पंच महाभूतों से मिलके बना है, चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो। Even the human body is believed to be composed or the made up of 5 elements। कौन कौन से 5 एलिमेंट होते हैं? फायर, वाटर, एयर, अर्थ और स्पेस। तो यही 5 एलिमेंट होते हैं। दे आर द 5 एलिमेंट्स विच आर रेफर्ड। लेकिन जो हमारी राशियां हैं, इन सारी राशियों को इन्हीं 4 एलिमेंट्स में बांटा गया है। कोई भी राशि स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कोई भी राशि स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं जो फायर एलिमेंट में आएगी। तो फायर एलिमेंट में आने वाली राशियां हैं एरीज, लियो और सैगिटेरियस। वाटर एलिमेंट में राशियां आती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और साथ ही साथ पाइसेस। एयर साइन में आती हैं जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये जितने भी 12 राशियां हमने सीखी थी, 12 राशियां जानी थी, उन 12 राशियों को हमने बांट दिया अगेन 4 एलिमेंट्स में, 4 तत्वों में। देखिए अभी हम सिर्फ फंडामेंटल सीख रहे हैं, इसको कैसे यूज करेंगे प्रेडिक्शन में सब आगे आएगा। तो 12 राशियां देखी, 12 राशियों को पहले मेल और फीमेल में डिवाइड किया, फिर उसको डिवाइड किया तत्व में। अब जरा एक रेलेवेंस बताइए और एक चीज सोच के देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सवाल सुनिएगा। ये जो एलिमेंट में अभी हमने बांटा है, आपको ये बताना है कौन से साइन में मेल राशियां आ रही हैं, सॉरी कौन से एलिमेंट में मेल राशि आ रही है, कौन से एलिमेंट में फीमेल राशि आ रही है, और कौन से एलिमेंट में दोनों आ रही है। ठीक है, ये सवाल आप लोग को आंसर करना है। सब लोग अपना Q&A ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए सब लोग इसको। सब लोग सॉल्व कीजिए इसको।
आंसर Q&A ग्रुप में सबमिट कीजिएगा, यहाँ नहीं। देखिए चलिए मैं आप लोग की हेल्प करता हूं। ये हो गया 1 5 9, यही हुआ ना। 1 5 और 9 की बात करें तो ये तीनों के तीनों हैं आपके मेल, है ना, तीनों के तीनों मेल, ये तीनों ऑड है। आ जाते हैं वाटर साइन में, 4 8 एंड 12, तीनों के तीनों फीमेल है, बहुत अच्छी बात। एयर में आते हैं, जेमिनाई अगेन 3, लिब्रा, लिब्रा इज 7, एक्वेरियस 11। अगेन तीनों के तीनों ऑड है, मेल हो गए। यहां पे आएंगे 2 6 एंड 10, सारे के सारे इवन है, अगेन फीमेल। तो अगर इसको समराइज करें हम और समरी देखने की कोशिश करें तो फायर एलिमेंट में मेल वाले साइंस आए और एयर एलिमेंट में, साथ ही साथ वाटर और अर्थ वाले जो साइंस हैं ये आए हैं फीमेल एलिमेंट में। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया। जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी सीखा था राशियों को बांटने का, राशियों को जानने का, दोनों को मिक्स कर दिया। पहला मेल फीमेल सीखा था, इवन ऑड सीखा था, साथ ही साथ सीखा था एलिमेंट्स का। तो अगर दोनों को हम कोरिलेट करें तो फायर और एयर में मेल आएगा, वाटर और अर्थ में फीमेल वाले साइंस आएंगे। मेल का मतलब क्या हुआ? जब हम मेल की बात कर रहे हैं या मेल साइंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हमारे ऑड, इसका मतलब हो गया इवन। तो ये आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर कि कौन सा किस एलिमेंट में आएगा। आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई आपको नंबर्स याद रखने, इवन है या ऑड है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट में जाएगा। ठीक है, तो राशियों का हमने तत्व देख लिया। आगे चलते हैं, राशियों की प्रकृति को ही कंटिन्यू रखते हैं और आगे समझते हैं। राशियों को बांटने का एक और तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं स्थिर राशि, साथ ही साथ इसको बोलते हैं। तो तीन तरह की राशियां होती हैं, स्थिर, चर और द्वि स्वभाव। द्वि स्वभाव का मतलब डुअल। ठीक है, सिंपल भाषा में फिक्स्ड, मूवेबल एंड डुअल। तो ये दूसरा हमारा तरीका है इन राशियों को बांटने का। तो अब जान लेते हैं कि भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड की, कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जो फिक्स्ड होती हैं। तो फिक्स्ड राशियों में आते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। बहुत अच्छी बात। बात कर लेते हैं मूवेबल। मूवेबल में आते हैं एरीज, कैंसर, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। डुअल में आते हैं आपके जेमिनाई, वर्गो, सैगिटेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये हमारे इन राशियों को बांटने का एक अगला तरीका हुआ। ठीक है, फिक्स्ड, मूवेबल, डुअल। आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इन कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कैसे ये हमारे पर्सनालिटी को इंपैक्ट करता है, कैसे इसको हम देखेंगे, सब आगे सीखेंगे। when we move in the further classes, we will come to know why it happens.
ठीक है, आगे चलते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको बताता हूं। फिक्स्ड में है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। मूवेबल में है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। डुअल में है जेमिनाई, वर्गो, सैगिटेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, तो मूवेबल में है एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। जरा फिर से सोचिए और मुझे बताइए कि फिक्स्ड में किसमें मेल है, किसमें फीमेल है, या किसमें दोनों है। जरा आंसर निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। किसमें मेल ज्यादा है, किसमें फीमेल ज्यादा है, किसमें दोनों है। सब लोग सॉल्व करिए इसको। लिब्रा मूवेबल में है, लिब्रा इज इन मूवेबल। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि सब में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इन बोथ ऑफ द साइंस, इन ऑल दीज क्लासेस इट विल हैपन। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब आप लोगों के लिए है एक इंपॉर्टेंट क्लास वर्क। एक और चीज जो इस बैच में होने वाला है नया। वैसे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, नए लोग इसको नहीं जानते। तो चलिए आप लोगों को हेल्प करता हूं, आप लोगों को रिपीट करता हूं। एज यू ऑल नो, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए हम हमेशा से असाइनमेंट्स पे आपको रिवार्ड देते हैं। तो नए लोगों को बता दो कि पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में 3 असाइनमेंट्स आते हैं, जिसमें से 2 असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो कोर्स फी है वो आप जीत सकते हैं। लास्ट असाइनमेंट एक ऐसा आता है जिसमें आप अपने कोर्स फी के डबल को जीत सकते हैं। साउंड्स एक्साइटिंग? हाँ, ये हमारा बहुत ही एक हिडन ट्रेजर है। और ऐसा नहीं है एवरीवन हु सबमिट्स द असाइनमेंट, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा गेन दें, थोड़ा वेटेज दें। ठीक है, तो पहले दिन जो थोड़ा हल्का में लिए थे, आज से हो जाइए सीरियस। अब इनके साथ साथ ये तो है असाइनमेंट बेस, इस बैच से एक अवार्ड और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये अवार्ड है आपके नोट्स राइटिंग के ऊपर, कि हाउ वेल यू राइट द क्लास नोट्स। तो जब हमारा लास्ट क्लास आएगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उस पे देंगे। देयर आर मेनी पीपल हु डज लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग द नोट्स। तो ये एक बहुत सिंपल अवार्ड है। आप लोग बोलते हैं कि सर होमवर्क हमारा सही हो सकता है, गलत हो सकता है। नोट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। टाइप्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाइप्ड होमवर्क जो सबमिशन होता है दैट इज अलाउड, बट क्लास नोट्स के लिए टाइप्ड इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, अगर किसी भी कारण से मतलब इफ यू हैव अ मेडिकल कंडीशन कि आप नहीं लिख सकते हैं, तो उस केस में अलाउ करूंगा, एल्स इट इज नॉट परमिसेबल। तो ये एक स्पेशल प्राइज रहेगा जो इस बैच से हम शुरू करेंगे, ऑन द क्लास नोट्स दैट यू मेक। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो खुश हो जाइए, बहुत सारे प्राइजेस हैं जीतने को, एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, तो कीप ऑन यूजिंग दैट। अब ये क्लास नहीं है, वरना मैं चॉकलेट वॉकलेट भी लेके आता आप लोग के लिए, भाई चलो टॉफी चॉकलेट भी मिलते, बट दैट इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल। पर चलो सोचते हैं कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट इन एज वेल। ठीक है, चलिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग तैयार हैं मतलब प्राइजेस जीतने के लिए? जरा जितने लोग तैयार है जरा यस बोलिएगा एक बार। सबको अनम्यूट करता हूँ, देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यार हैनेटिक पहचान Yes, लोगे sir. ना? आए इस जाना बार है एक प्राइज तैयार तो है जीतना सर। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड टू सी योर एक्साइटमेंट टू विन द प्राइज। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्राइजेज का इंटेंट ये होता है ताकि आप लोग पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। यही हमारा इंटेंट है, यही हमारा विजन है। एंड
तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है टू हेल्प यू आउट। आई नो कि भाई बड़े बैच में 2 या 3 लोग टफ होते हैं, बट क्या करें, वी हैव टू गो बाय द लिमिटेशंस, तो वो हमें ध्यान रखना है। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। जस्ट अनदर 10 seconds and the whiteboard will come। तो हम बात कर, जब तक आता है तब तक मैं बताता हूँ, हम बात कर रहे थे राशियों के बारे में। वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 12 की 12 राशियों का देखा, 12 की 12 राशियों को समझा कि उनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक रेडी रेकनर होगा जो आप सब लोग तैयार कर लीजिए। रेडी रेकनर का मतलब समथिंग जो एक जगह आपने देखा, आपको हर चीज पता चल गया, एक जगह देखना है। तो यहां सबसे पहले डाल देंगे हम राशियों को। राशि का मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी। तो इस कॉलम में आप सारे राशियों को रख सकते हैं। यहां इनके जेंडर की बात कर लीजिए, मेल है, फीमेल है, सो ऑन एंड हेंसफोर्थ। यहां बात कर लीजिए फिक्स्ड वाले की, कि भाई फिक्स्ड है, डुअल है या मूवेबल है। यहां बात कर लीजिए एलिमेंट की। यहां बात कर लीजिए इवन, ऑड की। तो ये एक समरी टेबल आप लोग फॉर्म कर लीजिएगा। दिस समरी टेबल इज गोइंग टू बी ग्रेट एसेट एंड लर्निंग टूल फॉर यू एज वी मूव इन द क्लास। एक और आप बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं वो कि लॉर्ड, कि भाई इन राशियों का स्वामी कौन है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ समरी टेबल दैट विल हेल्प अस इन, जब आप हम प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको कोई नोट्स अलग अलग जगह रेफर नहीं करना पड़ेगा। यू कैन रेफर इट ऑल टुगेदर एज वेल। बचपन में क्या करते थे, ऐसे ही चार्ट पेपर बनाते थे ना, तो ऐसे ही चार्ट पेपर को यूज करिए, बड़े बड़े कैलीग्राफी करिए एंड मेक इट आउट। देखिए एक चीज हमेशा बताता हूँ, एक बहुत थॉट्स आए कि सर आप हैंड रिटन पे इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह है, इसकी वजह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो लिखता है ना, उसको इम्प्रिंट कर लेता है। तो एक्चुअली दिस हैंड राइटिंग इज नॉट हैंड राइटिंग, इट इज ब्रेन राइटिंग। तो हम जो दिमाग में सोचते हैं वही लिखते हैं, और पूरा का पूरा साइंस है हैंड राइटिंग एनालिसिस, जिसको आप ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं। और एक हैंड राइटिंग को ठीक करके वी कैन ऑल्सो यूज ग्राफोथेरेपी। So there are many concepts and parameters in handwriting that can help you to enhance your memory. इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स को ज्यादा वेटेज देता हूं ओवर एनी अदर। तो जरूर लिखिए, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर है, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है, आपकी डिसीजन है, बट मैं रिकमेंड सबको करूंगा कि जरूर लिखिए। दिस इज समथिंग गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप नए बिगिनर हैं तो पक्का लिखिए। दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एज जो आपने सोचा भी नहीं होगा। So this is going to give you a very different perspective, a very different situation, a very different circumstances, जो आपको एक नया आयाम देगा, एक नई दुनिया की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आगे चलते। तो ये तो हमारी चर्चा हो गई, बातें हो गई राशियों के बारे में। अब हम चलते हैं ग्रह देवताओं के बारे में। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज, ग्रह देवताओं की जब बात होती है ना, तो 95% एस्ट्रोलॉजर इस गलती को करते। 95% एस्ट्रोलॉजर्स डज दिस मिस्टेक। तो चॉइस आपका है कि आपको इस 95% वाले में बनना है या 5% उनमें बनना है जो सही होते। आप फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, जहां जाना है जाइए, या कभी एस्ट्रोलॉजर से बोलचाल में मिलने का मौका मिले तो उनसे सुनेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु। ऐसा लगता है कि वो अपने घर के किसी नौकरों के फौज का नाम कर रहे हैं।
तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप लोगों की, ग्रह देवताओं का नाम हमेशा सम्मान के साथ लेना है। ऑलवेज टेक द नेम ऑफ दिस ग्रह देवता विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड डीप रेस्पेक्ट। तो ये भूल जाइए, सूर्य मंगल चंद्र राहु केतु, जब भी बात होगी तो सूर्य देव की बात होगी। थोड़ा मेहनत लगेगा, टफ लगेगा शुरू में, लेकिन सीखना है। यही हमारा हैबिट होगा, यही हमारा प्रैक्टिस होगा। तो आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस डाल लीजिए, हमें कभी भी ग्रह देवताओं का नाम बिना सम्मान के नहीं लेना है। नेवर एवर। दुनिया की सबसे बड़ी गलती अगर कोई एस्ट्रोलॉजर करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक गलती यही होती है, जो 95% एस्ट्रोलॉजर्स आज के दिन में करते हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं, जब एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां वो काम कोई नहीं कर रहा है तो हमसे भी वो गलती हो सकती है। इट इज वेरी लाइकली कि वी कैन ऑल्सो कमिट द मिस्टेक, लेकिन एक भूल चूक होना और एक आदत बनना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसको कभी आदत मत बनाइए। और मैं लॉजिक दे देता हूं क्यों। आप सब लोग जितने भी लोग हैं, अपने जीवन में बहुत सारे पूजा पाठ को देखा होगा। कोई ऐसा है जिसने अपने घर जीवन में आज तक किसी भी तरह के पूजा पाठ को, घर में किसी भी तरह के किसी काम को नहीं देखा है? एनीवन? कभी ना कभी देखा होगा, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, चाहे कुछ नहीं देखा हो, अपने शादी के पूजा को देखा होगा। यार वैसे शादी के पूजा लोगों को याद नहीं होते, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। जितने लोग यहाँ बैठे जिनकी शादी हो गई है, किसी को भी अपने शादी के मंत्र याद नहीं होंगे कि मेरे शादी में कौन सा मंत्र पंडित जी ने बोला था। वो तो सुनते भी नहीं है, ये हकीकत है। दिस इज हार्ड एंड बीटर ट्रूथ। आप लोग चैट में मुझे कंफर्म करते हैं कितने लोगों ने अपने शादी में जो पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया था उसको सुना होगा, फिर बोलते हैं हमारी शादी नहीं चल रही। अरे शादी चलेगी कहां से? आपने तो संस्कार सही से ग्रहण ही नहीं किया। कम से कम उच्चारण नहीं कर सकते थे कि आपको संस्कृत नहीं आती है, सुन तो सकते थे, सुनने में तो कोई पाबंदी नहीं थी ना। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, वापस आता हूं। आप हमारे सनातन धर्म में कोई भी कर्मकांड करें, कर्मकांड का मतलब किसी भी तरह का पूजा, किसी भी तरह का पाठ, किसी भी तरह का अनुष्ठान, बिना नवग्रह देवताओं के आवाहन के, बिना उनके पूजा के कोई भी कर्मकांड संपन्न नहीं होता है। तो when we are doing a worship, any form of worship of the Almighty, always we are going to do that of Navagrah. They will always be worshipped. चाहे आप कुछ भी करिए, अपने नए ऑफिस का उद्घाटन करिए या शादी करिए, अपने बच्चे के बर्थडे पे कोई पूजा कीजिए या किसी के अंत्येष्टि कर्म कीजिए, नवग्रह की पूजा हर जगह होगी, हमेशा होना है। तो नवग्रह देवताओं का नाम हमेशा ससम्मान लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। वैदिक ज्योतिष में नवग्रह की चर्चा है। नवग्रह, नव मतलब 9, ग्रह मतलब ग्रह। एक और चीज जो काफी लोग सोचते हैं, ग्रह इज इक्वल टू प्लैनेट। ऐसा नहीं, ग्रह और प्लैनेट दोनों एक चीज नहीं। इसको ऐसे समझिए, जब भी किसी शब्द का एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि हमें उसका राइट वर्ड मिल जाए। इट इज नॉट इसेंशियल दैट वी आर गोइंग टू गेट द राइट वर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रह का कोई भी डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है। प्लैनेट इज द मोस्ट कोरिलेटिंग और द सिमिलर वर्ड। सबसे सिमिलर जरूर है बट सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वैदिक ज्योतिष में नवग्रह को स्थान दिया गया है। नवग्रह देवता का मतलब नाम जान लेते हैं कौन कौन होता है। सबसे पहला सूर्यदेव,
दूसरा चंद्रदेव। ध्यान रखिएगा, यहां जो देव है ये एक क्या है, एक प्रकार का दायित्व है, एक प्रकार की जिम्मेदारी है। ये देव कभी भी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। देव इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेंडर। बहुत लोग सोच लेते हैं देव का मतलब हम बात कर रहे हैं पुरुष देव की, मेल जेंडर की। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अब मोदी जी बने या कभी इंदिरा गांधी भी थी, वहां मेल हो या फीमेल उसको प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। राष्ट्रपति, मेल बैठे या फीमेल बैठे राष्ट्रपति ही बोला जाएगा। सिमिलरली ग्रह देवता पुरुष हो या स्त्री हो, उनका तत्व हो सकता, आगे हम सीखेंगे ग्रह देवताओं का भी तत्व होगा, पुरुष और स्त्री का, लेकिन उनकी जो पदवी है वो देव की ही रहेगी, सूर्य देव और चंद्रदेव। अगले हो गए बुधदेव, मंगल देव, शुक्रदेव, गुरुदेव, शनिदेव, राहु देव और केतु देव। ये नवग्रह हैं जिनकी चर्चा ज्योतिष में। सूर्यदेव का मतलब सन, चंद्रदेव का मतलब मून, बुधदेव का मतलब मरकरी, शुक्रदेव का मतलब वीनस, मंगल देव का मतलब मार्स या इसको भौम भी बोलते हैं, शनिदेव का मतलब सैटर्न, गुरुदेव का मतलब जुपिटर, राहु देव का इंग्लिश राहु ही है, केतु देव का इंग्लिश केतु ही है। एक और गलती काफी लोग करते हैं, राहु देव को यूरेनस मान लेते हैं, केतु देव को नेपच्यून मान लेते हैं। ये गलत है। राहु देव इज नॉट यूरेनस, केतु देव इज नॉट नेपच्यून, कभी नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोग करते हैं। ठीक है, राहु देव और केतु देव क्या है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सूर्य देव हैं और जो चंद्रदेव है, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी पृथ्वी में यही दो ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्रकाश दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं। सूर्यदेव के पास अपना प्रकाश होता है, अपना लाइट होता है। चंद्रदेव उस सूर्यदेव के प्रकाश को ही रात के समय में देते हैं। इसीलिए इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है ल्यूमिनरीज, मतलब प्रकाश देने वाला। इस पूरी प्रकृति में सिर्फ सूर्यदेव और चंद्रदेव ही हैं जो प्रकाश दे सकते हैं नेचुरली। सूर्यदेव के पास नेचुरल है, चंद्रदेव सूर्यदेव के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिन में आपको सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, रात में आपको चंद्रदेव के दर्शन होते हैं। इसीलिए इनको ल्यूमिनरीज भी बोला जाता है। और सिंस ये ल्यूमिनरीज हैं, इसलिए मानव शरीर में मानव के दोनों आंखों के कारक भी हैं। तो सन एंड मून रिप्रेजेंट्स आवर ह्यूमन आईज एज वेल। इंसान के आंखों का भी जो कारक है वो यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे राहु देव की और केतु देव की। इनको इंग्लिश में नोड्स भी बोला जाता है। राहु देव एंड केतु देव आर ऑल्सो रेफर्ड एज नोड्स, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा, इसको ऐसे समझिए ये होता क्या। मान लेते हैं, लेट अस पुट फोर्थ एन एग्जांपल, कि ये जो फोन है ये सूर्यदेव है, ठीक है, ये चंद्रदेव, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है पृथ्वी की। जानते हैं आप लोग कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही है। तो वर्चुअली जो चंद्रमा भी है वो पार कर रहा है।
तो दो ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहां पे इस सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आपस के जो मोशन है उसकी वजह से दो पॉइंट होता है जहां पे इंटरसेक्शन होता है, मतलब कटाव होता है। इसी दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम राहु देव और केतु देव रेफर करते हैं। तो राहु देव और केतु देव ग्रह नहीं है, इनको इसीलिए हम एक शैडो प्लैनेट भी बोलते हैं। शैडो प्लैनेट का मतलब एक ऐसे ग्रह देव जिनका नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे नेचुरली डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर द इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सन, अर्थ एंड मून। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आपस की जो सापेक्षिक गति है, उनका जो कोरिलेट रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मूवमेंट है, वहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसी को रेफर करते हैं। ठीक, तो राहु देव और केतु देव को इसी वजह से शैडो प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राहु देव और केतु देव का। सिंस मैंने चर्चा की है तो आप लोग को आंसर कर देता हूं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये तीनों के तीनों जो ग्रह देवता हैं, इनका जो जिक्र है, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में नहीं है। यूरेनस को बोला जाता है अरुण, नेपच्यून है वरुण, प्लूटो है यम। अरुण, वरुण और यम, इनकी चर्चा कम की जाती है क्योंकि मानव की प्रकृति पे, मानव के जीवन के काल पे इनका प्रभाव कम होता है। The impact of these three planets on the human life or day-to-day life is less as compared to other primary 9 planets. लेकिन जब हम बात करते हैं मुंडेन प्रेडिक्शन की, वहां पे इनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंस हमारे इस कोर्स में मुंडेन भी है, तो जब हम वहां जाएंगे तो इनको भी सीखेंगे। तो दूसरा गलती दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, यूरेनस इज नॉट राहुदेव, नेपच्यून इज नॉट केतुदेव, प्लूटो इज नॉट एनीथिंग। राहुदेव नोड्स है, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो रियल एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स है, अरुण, वरुण एंड यम। ठीक है, अरुण, वरुण और यम। आगे चलते हैं। अभी हम इन ग्रह देवताओं की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या क्या ग्रह देवता सीखा? सूर्य देव को जाना, चंद्र देव को जाना, राहु देव को जाना और केतु देव को जाना। राहु देव सूर्य देव को ग्रहण लगा सकते हैं। राहु देव सूर्य देव को ग्रहण लगा सकते हैं। ग्रहण लगाने का मतलब, जब भी किसी भी चार्ट में सूर्य देव और राहु देव एक साथ आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रहण दोष। सूर्य देव और राहु देव का युति हो जाना। युति क्या होता है ये मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा कि युति का मतलब क्या है। उसी तरीके से चंद्र देव और केतु देव का युति हो जाना कहलाता है चंद्र ग्रहण। जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में चंद्र देव और केतु देव की युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, इट इज रेफर्ड एज चंद्र ग्रहण। सूर्य देव और राहु देव की कंजंक्शन हो जाए तो सूर्य ग्रहण। सूर्य देव और चंद्र देव की युति हो जाए, इसको बोलते हैं अमावस्या योग। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए, कंजंक्शन होगा तो ये कहलाएगा। कंजंक्शन कैसे होगा, कंजंक्शन किसको कहते हैं, ये आगे सीखेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 ग्रह देवताओं को देख लिया, 4 ग्रह देवताओं को जान लिया, सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहुदेव और केतुदेव। आगे चलते, मूविंग अहेड। अब जो बाकी के हमारे ग्रह देवता बच गए, द अदर 5 ग्रह देवता कौन कौन से बच गए? मरकरी एंड वीनस। बाकी हमारे बच गए मंगल देव, गुरुदेव और शनिदेव। यही 5 प्लैनेट बचे ना भाई। सूर्य देव, चंद्रदेव, राहुदेव और केतुदेव की चर्चा हम कर चुके हैं। यही 5 ग्रह देवता बच गए। तो मरकरी और शुक्र, मतलब बुध देव और शुक्र देव को हम बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट। मरकरी एंड वीनस आर रेफर्ड एज
इंटरनल प्लैनेट्स। वहीं मंगल देव, गुरुदेव और शनिदेव, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आज रेफर्ड एज एक्सटर्नल प्लैनेट्स। तो ग्रह देवताओं को बांटने का एक तरीका आ गया, इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट। तो सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु देव और केतु देव, इन चारों ग्रह देवताओं को इस मेथड में डिवाइड नहीं किया जाता। These 4 planets has been left aside from this method. So this distribution or this classification of ग्रह देवता is only applicable for other 5 planets. बाकी के जो 5 ग्रह देवता हैं सिर्फ उन पे ही ये नियम लागू है। तो ये नियम नवग्रह पे लागू नहीं है। दिस नियम इज ओनली एप्लीकेबल टू 5 प्लैनेट्स, 5 ग्रह। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये सूर्यदेव है, ठीक है, यहां हमारी पृथ्वी है। तो वैसे ग्रह देवता जो सूर्यदेव से लेके पृथ्वी के बीच में है, जैसे बुधदेव और शुक्रदेव, तो इनको बोला गया इंटरनल प्लैनेट। अब जो बाकी के ग्रह हैं, मंगल देव, गुरुदेव, शनिदेव, इनको बोला गया एक्सटर्नल प्लैनेट। तो इनको जो बोलने का जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस यही है कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है या उसके बाहर है। अगर इसी चर्चा में हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण और यम को भी कंसीडर कर ले तो वो भी बाहरी प्लैनेट ही कहलाएंगे। दे विल बी ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सटर्नल प्लैनेट इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्रह देवताओं को बांटने का सबसे पहला तरीका यही है, बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लैनेट। आगे चलते हैं। जैसे हमने राशियों को जेंडर में बांटा था, वैसे ही ग्रह देवताओं को भी जेंडर में बांटा जाएगा। वैसे ही ग्रह देवता भी जेंडर में बटेंगे। सूर्यदेव मेल, चंद्रदेव फीमेल, मंगलदेव मेल, बुधदेव न्यूट्रल, गुरुदेव मेल, शुक्रदेव फीमेल, शनिदेव न्यूट्रल, राहु देव और केतु देव अगेन फीमेल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सन मेल, मून फीमेल, मार्स मेल, मरकरी न्यूट्रल, जुपिटर मेल, वीनस फीमेल, सैटर्न न्यूट्रल, राहु देव और केतु देव अगेन फीमेल। ठीक है, ये हमारे नवग्रह का जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, मेल, फीमेल और न्यूट्रल। अब एक यहां पे परिवर्तन है, राशियों के केस में सिर्फ मेल और फीमेल हुआ था। इन द केस ऑफ साइंस इट वाज male and female. However, when it comes to the planet, there is a third gender referred as neutral या नपुंसक। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं वहां 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, या इसको उभयलिंग भी कहा जाता है, जो दोनों में से किसी में नहीं, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। आगे चलते हैं। इनके जेंडर को जानने के बाद अब हम जानेंगे इनके तत्वों के बारे में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका तत्व। अब देखिए, सूर्यदेव फायर, चंद्रदेव वाटर, मंगलदेव फायर, बुधदेव अर्थ, गुरुदेव स्पेस, शुक्रदेव वाटर, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव सारे एयर। ठीक है, ये हमारा ग्रहों का तत्व है। दोबारा बता रहा हूं, सन फायर, मून वाटर, मार्स फायर, मरकरी अर्थ, जुपिटर स्पेस, वीनस वाटर, सैटर्न राहु एंड केतु एयर। ठीक है, तो ये ग्रह देवताओं का क्या हो गया, तत्व हो गया। ग्रहों का तत्व और राशि का तत्व अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रह देवताओं का तत्व और राशियों का तत्व अलग होता है। दे नीड नॉट टू बी सेम।
जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग पैरामीटर हैं, तो दोनों का सेम होना जरूरी नहीं। इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉट डिजायरेबल कि बोथ आर गोइंग टू बी सेम, बोथ कैन बी डिफरेंट एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने ग्रह और राशि देवताओं की प्रकृति को सीखा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, भाई ग्रह देवताओं को समझ लिया, राशि देवताओं को समझ लिया, या राशियों को समझ लिया, आगे चलते हैं। अब हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, कि भाई ये जो ग्रह देवता हैं क्या ये स्थिर है? Is it something which is fixed? Which is fixed? नहीं, fixed is not a right word. The right word is static. Are they static? तो इसका आंसर है नहीं. They are not static. ये static नहीं होता, ये continuous मूव करते हैं. They keep on moving from one sign to other. क्योंकि आकाश में मूव कर रहे हैं. आकाश को हमने किस में बांटा? 12 राशियों में बांटा. ठीक है, तो कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग. तो हर ग्रह को एक राशि से दूसरे राशि में जाने में अलग अलग समय लगता है. ईच प्लैनेट टेक्स डिफरेंट एंड इंडिविजुअल टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइन टू अदर. ठीक है, हर ग्रह को, कोई भी ग्रह देवता हो, तो जान लेते हैं किस ग्रह देवता को कितना समय लगता है. सबसे जो फास्टेस्ट है वो है चंद्रदेव, मून. इनको लगभग 2.25 दिन का समय लगता है, 2.25 डेज. सूर्य देव को लगभग 1 महीने का, मंगल देव को लगभग 45 दिनों का, बुध देव को लगभग 28 दिनों का, गुरुदेव को लगभग 12 महीने का, शुक्र देव को लगभग 1 महीने का, शनि देव को लगभग 2.5 साल का, राहु देव और केतु देव को 18 महीनों. सन 1 मंथ, मून 2.25 डेज, मार्स 45 डेज, मरकरी 28 डेज, जुपिटर 12 मंथ्स, वीनस 1 मंथ, सैटर्न 2.5 years, राहु देव एंड केतु देव 1.5 years या 18 महीने. ठीक है, ये राशियों, ये ग्रह देवताओं का एक राशि से दूसरे राशि में जानने का समय है. So this is the time which a planet spends in one sign. ठीक है, अब एक चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझने की. अब देखिए, ये पूरा जो सर्कल है ये लगभग 360 डिग्री का होता है. दिस कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री. अब इसको 12 राशियों में आप बांट दीजिए. इसका मतलब हुआ कि एक जो राशि है, 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री. तभी तो 12 राशि 360 डिग्री बनाएगी. 12 राशियां 360 डिग्री तभी तो बनाएगी जब एक राशि 30 डिग्री की होगी. तो हर राशि का जो लेंथ है वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है. एंड इट इज इक्वल अमॉन्ग ऑल दिस 12. 12 की 12 जो राशियां हैं वो सारे फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि कोई 30 डिग्री से ज्यादा है, कोई 30 डिग्री से कम है. वैसे एक थ्योरी है एस्ट्रोलॉजी में जो इस चीज की बात करता है, बट उसका बहुत ज्यादा एविडेंस आज के दिन में अवेलेबल नहीं है. तो आज के दिन में जो नॉलेज अवेलेबल है, आज के दिन में जो फैक्ट अवेलेबल है, वो फैक्ट यही मानता है, यही बिलीव करता है कि हर राशि की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, दैट इज 30 डिग्री. अब इसको ऐसे समझिए, शनि देव को लगभग 2.5 साल लगता है. शनि देव या सैटर्न टेक्स 2.5 years
टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइन टू अदर, मतलब 2.5 ईयर्स में लगभग 30 डिग्री। यही है ना, एक साइन का मतलब कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ट्रैवल करने में शनिदेव को लगभग 2.5 साल का समय लगता है। बताइए शनिदेव को 1 डिग्री ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, निकालिए सब लोग। अगर शनिदेव को 30 डिग्री ट्रैवल करने में 2.5 साल का वक्त लगता है, तो 1 डिग्री ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा? सब लोग सॉल्व करिए इसको। लगभग 1 महीने का समय लगेगा। सिंपल है ना, 2.5 साल का मतलब लगभग 30 महीने है, 30 मंथ है। तो 30 महीने में 30 डिग्री है, तो लगभग 1 डिग्री तय करने में 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है उसको लगभग 2.25 डे लगता है 30 डिग्री ट्रैवल करने में। 30 डिग्री ट्रैवल करने में लगभग 2.25 डेज लगता है। 2.25 डेज का मतलब समवेयर अराउंड कितना, 54 आवर्स के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रदेव कितना फास्ट कर रहे हैं। तो इनको लगभग 54 घंटे का समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 डिग्री ट्रैवल करने में उनको 54/30 आवर्स लगने वाले। ठीक है, तो ये प्लैनेट का मोशन है, ये प्लैनेट का मूवमेंट, ये एक इंडिकेटिव आइडिया होता है। दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव आइडिया, दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव आइडिया। ये जो ट्रांजिट का समय है, ट्रांजिट मतलब ये जो ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में जाने का समय है, दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटिव आइडिया है कि ग्रह देवता अगर अपने नेचुरल गति से चले, अपने नेचुरल अवस्था में चले, तो यही स्थिति रहेगी। एक सेकंड, ठीक है, नेचुरली। लेकिन हो सकता है कि उनकी स्पीड घट जाए या बढ़ जाए, या कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो जिसकी वजह से ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट इंडिकेटिव आपके लिए समय यही है। ठीक है, अब हम जानते हैं ग्रह देवताओं को, हमने तत्व समझ लिया, ग्रह देवताओं का ग्रह देवताओं का हमने बाकी पैरामीटर जान लिया। अब जानने वाले हैं ग्रह देवताओं के एस्पेक्ट के बारे में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एस्पेक्ट। अब अगर एस्पेक्ट को मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करूं तो ये आता है दृष्टि। और जब ये ट्रांसलेशन होता है ना, तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको समझने लगते हैं ग्रह की देखने की क्षमता। तो अक्सर जब इसको हम एस्पेक्ट को दृष्टि समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि दिस इज एन एबिलिटी ऑफ ए प्लैनेट टू सी। जो अजम्पशन है ये गलत है। दिस एजम्पशन, दिस नोशन इज नॉट राइट। एस्पेक्ट या दृष्टि का सबसे सिंपल मतलब समझिए, दिस इज अ पावर ऑफ ए प्लैनेट टू इंपैक्ट। दृष्टि को ज्यादा बेहतर टर्म है इंपैक्ट, कि हर ग्रह जहां बैठा है वहां के अलावा कहीं और भी प्रभाव डाल सकता है।
अब इसको समझाने का एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए आप छोटे से बच्चे हैं, यू आर ए स्मॉल किड, पड़ोसी के घर गए, सामने आपके मनपसंद चीजें रख दी गई और आपका बहुत मन कर रहा है खाने का, बट क्या होता था, मम्मा या पापा ने आपको अपनी आंखों से देख दिया, आप बेचारे चुपचाप बैठे रह गए। हुआ हुआ है ना लाइफ में कभी ना कभी? कितने लोगों की लाइफ में एक्सपीरियंस ये हुआ है या नहीं हुआ? जरा चैट में कंफर्म कीजिए जिनकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी हैं। या आपको बस देख दिया तो क्या किया, कुछ भी नहीं बोला, आपको डिडंट से अ सिंगल वर्ड, आपको सिर्फ देखा एंड यू रिकॉग्नाइज्ड कि भाई मुझे रुक जाना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। सिमिलरली अगर पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टेट बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, स्टेट बोर्ड्स में बिहार में या यूपी में या बाकी स्टेट्स में ना फ्लाइंग आती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स। वो जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होती है ना, तभी से बच्चे एकदम सतर्क हो जाते हैं कि फ्लाइंग आने वाली। या अभी भी आप लोगों से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे या कभी इलेक्शन ड्यूटी में गए होंगे, तो वहां भी सुपरवाइजर्स आते या पर्सन्स हु आर सपोज टू इंस्पेक्ट, उनके बस आने की सूचना आती है ना, सब लोग एकदम तैयार हो जाते, अलर्ट हो जाते। अलर्ट होने का मतलब जस्ट मेयर द लिसनिंग ऑफ द फैक्ट कि समवन इज गोइंग टू कम एंड इंस्पेक्ट हैज मेक यू ऑन अलर्ट। वो आया नहीं है। यही कुछ क्षमता है ग्रह देवताओं की, कि ग्रह देवता जहां होते हैं उसके अलावा भी दूसरे जगह प्रभावित करने की क्षमता को रखते हैं। ठीक है, तो एस्पेक्ट को सबसे सिंपल समझने का तरीका है, इसको समझिए प्रभावों से, इंपैक्ट से। ये मत सोचिए कि भाई ये दृष्टि है, फिजिकली ग्रह देवता जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ये प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक है, आगे चलते। व्हाइट बोर्ड आ रहा है 10 सेकंड में। अब देखिए 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। तो ये ग्रह देवताओं की प्रभावित करने की क्षमता है। जितने भी ग्रह देवता हैं सबके पास 7th एस्पेक्ट होता है, हर ग्रह देवता के पास। सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, मंगल देव हो, बुध देव हो, शुक्र देव हो, गुरु देव हो, शनि देव हो, राहु देव हो, केतु देव हो, सबके पास 7th एस्पेक्ट होता है। तो हर ग्रह देवता के पास एक 7th एस्पेक्ट होना है। ठीक है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट है उनके पास विशेष एस्पेक्ट भी होता है। तो 7th एस्पेक्ट हर प्लैनेट के पास, ऑल प्लैनेट्स आर गोइंग टू हैव 7th एस्पेक्ट, चाहे वो केतु देव ही क्यों ना हो। एक बहुत बड़ा मिथ फैला दिया गया है कि केतु देव का एस्पेक्ट नहीं होता है। इस मिथ से बाहर निकलिए। चाहे वो केतु देव हो या कोई दूसरे ग्रह देवता हो, सबके पास एस्पेक्ट होता है। तो जितने प्लैनेट हैं 7th एस्पेक्ट सबके पास होना है। ठीक है, लेकिन जितने एक्सटर्नल प्लैनेट है जैसे मंगल देव, गुरुदेव, शनि देव, साथ में राहु देव और केतु देव, ऑल्दो राहु देव और केतु देव एक्सटर्नल प्लैनेट नहीं है, लेकिन इनको भी स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए। तो मंगल देव के पास स्पेशल एस्पेक्ट होता है 4 और 8, गुरुदेव के पास स्पेशल एस्पेक्ट होता है 5 और 9, शनि देव के पास होता है 3 और 10, राहु देव और केतु देव के पास होता है 5 और 9। ठीक है, ये इनके स्पेशल एस्पेक्ट है। 7th एस्पेक्ट तो सबके पास है। तो मंगल देव की एस्पेक्ट हो गई 4, 7 और 8, गुरुदेव की एस्पेक्ट हो गई 5, 7 और 9, शनि देव की एस्पेक्ट हो गई 3, 7 और 10, राहु देव और केतु देव की एस्पेक्ट हो गई 5, 7 और 9। ठीक है, राहु देव और केतु देव के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं
दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल रिसर्च। बहुत सारी अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, अलग अलग एस्पेक्ट्स मिलेगा, उन पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं बताऊं उस वर्जन को आंख बंद करके फॉलो करिए, सिंपली। ठीक है, क्योंकि राहु देव और केतु देव के बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ऋषि पराशर, वाराहमीर, आचार्य लल्ल, सब में अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, वो एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिसर्च फोकस क्लास नहीं है। अगर ये रिसर्च फोकस क्लास होता तो आपको उसका भी रीजन बताता कि वो सही क्यों है और गलत क्यों है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है फलित सीखना, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है पर्सन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू बी एबल टू रीच टू द पॉइंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, चलिए समझते हैं इस एस्पेक्ट को। देखें कैसे। मान लेते हैं ये एक नॉर्थ इंडियन कुंडली है। दिस इज अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन कुंडली, और यहां हमारे बैठे हैं मंगल देव। यहां बैठे हैं हमारे मंगल देव। मंगल देव कौन से भाव में है बताइए सब लोग। इस चार्ट में, जो चार्ट मैंने बताया है, मंगल देव कौन से भाव में है? अब बताइए मंगल देव कौन से भाव में है? मंगल देव कौन से भाव में है? तो बिल्कुल मंगल देव दूसरे भाव में ही है। ये जो भाव की स्थिति है वो फिक्स्ड है, कभी नहीं बदलता। तो मंगल देव दूसरे भाव में ही। दूसरे भाव से सेवंथ जाना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां बैठे दूसरे भाव में बैठे मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देख सकते हैं। तो यहां से आप यहां मान लीजिए ये इसका 7th एस्पेक्ट। 7th एस्पेक्ट का मतलब जिस भाव में बैठे हैं वहां से 7th। तो 1, तो जिस भाव में बैठे हैं वो भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मंगल देव का 7th एस्पेक्ट। लेकिन मंगल देव के पास और भी एस्पेक्ट है, 4th और 8th। तो 8th कहां होगा? यहां पे होगा। 4th कहां होगा? 1 2 3 4। 4th यहां होगा। ठीक है, तो मंगल देव जो दूसरे भाव में बैठे हैं वो अपने चौथे एस्पेक्ट से 5वें भाव को देख सकते हैं, 7वें एस्पेक्ट से 8वें भाव को देख सकते हैं, और अपने 8वें एस्पेक्ट से 9वें भाव को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सॉल्व करते हैं। यहां बैठे हैं आपके मंगल देव। बताइए यहां बैठे मंगल देव कौन कौन से भाव को एस्पेक्ट कर सकते हैं? यहां बैठे मंगल देव कौन कौन से भाव को एस्पेक्ट कर सकते हैं? सब लोग सॉल्व करिए इसको। कोई है जिसको इसका आंसर नहीं मिला? एनीवन जिसको इसका आंसर नहीं मिला? जिसको आंसर नहीं मिला हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको इसका आंसर नहीं मिला।
बाकी सबको आंसर मिल गया, इन 5 लोगों को छोड़ के जिन्होंने हैंड रेज किया, बाकी सबको आंसर मिल गया। चलिए कोई एक और तो जगह। अभी इस चैप्टर फोकस करिए, पहले जो हो गया उसको भूल जाइए, इस पे आइए। और कोई है जिसको आंसर नहीं मिला? चलिए बहुत अच्छी बात। और कोई? चलिए जितने ने हैंड रेज किया है सब लोग कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन पे आपको सॉल्व होना चाहिए और सबकी वर्किंग आनी चाहिए क्यों नहीं ग्रुप में। आप लोगों को समझाने के लिए मैं भाव की स्थिति लिख देता हूं। मैं जो रोमन में नंबर्स लिख रहा हूं ये भाव की स्थिति है, किसी भी चार्ट में ये लिखा हुआ नहीं आता। यूजुअली द नंबर्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज नॉट गोइंग टू कम इन द एनी चार्ट। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। मंगलदेव कौन से भाव में बैठे हुए हैं? मंगलदेव कौन से भाव में है? 10वें भाव में। बहुत अच्छी बात। तो देखिए 10वें से आपको चलना है। मंगलदेव के पास कौन कौन सा एस्पेक्ट है? 4th, 7th और 8th, यही एस्पेक्ट है ना। तो मंगलदेव के पास यही 3 एस्पेक्ट है, 4, 7, 8। 10वें भाव से चौथे में चलना है, 1, 2, 3 और 4। तो 10वें से चौथा एस्पेक्ट आ गया 4th में। तो 10वें में बैठा मंगलदेव सबसे पहले एस्पेक्ट करेगा पहले भाव को, अपने कौन से एस्पेक्ट से? चौथे एस्पेक्ट से। तो 1, अब 7वें पे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां बैठे मंगलदेव अपने 7वें एस्पेक्ट से 4th हाउस को इफेक्ट करेंगे और 8वें एस्पेक्ट से 5वें भाव को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इनका एस्पेक्ट करने की एबिलिटी हो गई। अब सबको समझ में आ गया? अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया? हैंड रेज कर सकते हैं। अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया? हैंड रेज कर सकते हैं। खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, बताइए। फैनिल पुरोहित। सर वो गिनते कैसे है? मतलब कहाँ से चालू करने वो समझ में नहीं आ रहा, खाली देखिए बाकी समझा। अभी हेल्प कर देता हूं। जिस ग्रह देवता का आप एस्पेक्ट देख रहे हैं वो जहां बैठे हैं वहां से काउंट करेंगे। जैसे यहां पे मंगलदेव 10वें में बैठे हैं तो हमारी गिनती 10वें से शुरू हुई। समझ में आया? हेलो, खुद को अनम्यूट हाँ कीजिए सर। हाँ सर, वो तो समझा कि वहीं से गिनना है। मतलब खाली इतना नहीं समझा था कि मतलब कहाँ, मतलब आपने जैसे वो ऊपर से लिया, मतलब कहाँ से, मतलब आगे चलना और कहाँ से नहीं, वो समझ में नहीं आया था। आ- खाली वो थोड़ा आप समझ में कंफ्यूजन। आ गया? अब आ गया? हाँ थोड़ा सा और एग्जाम्पल रहेगा तो शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक। वहीदा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर वही वो जो पूछ रहे हैं वही मैं पूछना चाह रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है सर। कॉपी पेन पे सॉल्व किया है? जी नहीं किया? Q&A ग्रुप में डालिए। जी। देखिए हमेशा काउंटिंग कैसे चलेगी, एक के बाद दो ही आएगा ना, दो के बाद तीन ही आएगा। ऑर्डर ऑफ काउंटिंग हमेशा फिक्स रहेगी। आप उल्टा कभी काउंट नहीं कर सकते। 10वें के बाद हमेशा 11वें में ही आप जाएंगे, 10वें से 9वें में नहीं आ सकते। पीछे आने का रास्ता नहीं है आपको, हमसे आगे जाना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल। यहां बैठे हैं गुरुदेव, बताइए किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे? यहां बैठे गुरुदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे? सब लोग सॉल्व करिए इसको। यहां बैठे गुरुदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे?
तो बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव के पास 3 एस्पेक्ट होता है, 5, 7 और 9। तो यहां से 5 यहां पे पहुंच गए, 7th यहां पहुंच गए, 9th यहां पहुंच गए। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपके गुरुदेव यहां है, अब बताइए किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। आपके गुरुदेव बैठ गए 10वें भाव में, अब बताइए कौन कौन से भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। तो एक एस्पेक्ट करेंगे वो दूसरे भाव को, दूसरा करेंगे चौथे भाव को, तीसरा करेंगे छठे भाव को। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 7 9 एस्पेक्ट तक आप पहुंच गए, दूसरा चौथा और छठे भाव को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? अभी भी कोई है जिसको एस्पेक्ट क्लियर नहीं हुआ? जूम हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जो चीज क्लियर नहीं हुआ उसको वहीं सॉल्व कर लीजिए, उसको रोकना नहीं है, शर्माना नहीं है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। सबको क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और सॉल्व करते हैं। यहां हमारे शनिदेव बैठे हैं, बताइए किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। यहां शनिदेव बैठे हैं, किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। यहां बैठे शनिदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। शनिदेव के पास 3 एस्पेक्ट होते हैं, वो है 3, 7 और 10। सिंपल है, निकाल लीजिए कौन कौन सा भाव निकल रहा है। कोई है जो भाव नहीं निकाल पाया? एनीवन जो भाव नहीं निकाल पाया? नहीं निकाल पाया, जूम हैंड रेज कीजिए। क्या मोर देन फ्री टू रेज योर जूम हैंड, अगर नहीं निकल पाया तो। सबका निकल गया, बहुत अच्छी बात। कोई जल्दी नहीं, आराम से निकालिए सब लोग। यहां बैठे शनिदेव कौन कौन से भाव को निकाल लिए। खासकर जो नए बिगिनर है ना, आप लोग प्लीज कॉपी पेन पे इसको सॉल्व करिए। कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हवाबाजी में सॉल्व करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हवाबाजी में सॉल्व मत करिए, आराम से कॉपी पेन पे सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते। सबसे पहले शनि देव से हमको पहुंचना है तीसरे भाव में। तो यहां से 1 2, मैं दूसरा कोई कलर लाता हूं, 1 2 3। तो यहां बैठे शनिदेव अपने तृतीय दृष्टि से छठे भाव को इंपैक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात। आगे चलते, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको एस्पेक्ट करेंगे। ये भाव है हमारा 10वां, किस दृष्टि से? 7वें से, 8वां 9वां 10वां, और फिर इसको एस्पेक्ट करेंगे पहले को। तो यहां बैठे शनिदेव छठे 10वें और पहले को एस्पेक्ट करेंगे अपने 3 7 और 10 की दृष्टि से। सिंपल काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से गिनती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैंने बोला हवाबाजी मत करिए।
हवाबाजी करेंगे बिल्कुल आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। आराम से कॉपी पेन में सॉल्व करिए, बिल्कुल पहुंचेंगे। ठीक है, काफी लोगों की गलती हुई है। सनी देव, क्या 10वां एस्पेक्ट आप 12th हाउस तक पहुंचा दिए हैं? वो कभी नहीं हो सकता ना। सिंपल काउंटिंग कर लीजिए ना। मैं आप लोगों के लिए नंबर लिख ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 12वें भाव में कैसे जाएगा? कभी नहीं जा सकता ना। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आप लोग काउंटिंग ठीक नहीं कर रहे हैं। काउंटिंग ठीक करना है। तो शनिदेव की कौन कौन सी होगी? तीसरा, 7वां और 10वां। तो 6 10 गिग, 6 10 और 1, यही तक पहुंचेंगे हम। यही 3 एस्पेक्ट होने। ठीक है, यह एस्पेक्ट काफी लोगों का गलत था, काफी लोग 12 तक पहुंच रहे थे। चलिए एक और सॉल्व करते हैं। कोई है ऐसा जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एस्पेक्ट निकालना? जूम हैंड रेज कर सकते हैं। यहां बैठे हैं हमारे शनिदेव। बताइए किस किस भाव को एस्पेक्ट करेंगे? यहां बैठे शनिदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट करेंगे? फोर्टीन्थ हाउस नहीं हो सकता कभी भी। सब लोग सॉल्व करिए। यहां बैठे शनिदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट करेंगे? कोई है जिसको आंसर नहीं मिला? एनीवन? आंसर नहीं मिला तो जूम हैंड रेज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर, फील फ्री टू रेज योर जूम हैंड। सबको आंसर मिल गया? नहीं मिला तो जूम हैंड रेज कीजिए, शर्माना नहीं है। आराम से जूम हैंड रेज कीजिए। और कोई है इनके अलावा? बाकी सब लोगों को समझ में आ गया? खुद को अनम्यूट कर लीजिए मैम। यस सर। बताइए क्या समझ में नहीं आया? अब ये 7 से हम 6 पे फिर 8 पे आएंगे ना? 7 से 6 पे क्यों जाएंगे? तो 7 8 9 पे आएंगे क्या फिर ऐसे? बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके। 7 पे 6 पे क्यों जाएंगे और फिर 8 पे क्यों आएंगे? आप बोलते 7 6 5 जाएंगे तो एक लॉजिक भी होता कि चलो भाई आप उल्टा लॉजिक सोच रहे हो। आप तो एक पीछे भेज रहे हो फिर एक आगे जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो 7 से जब हम तीसरे भाव में जाएंगे तो 9 तक पहुंचेंगे। ओके। इसके बाद पहुंचेंगे पहले में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तीसरा ये इसको एस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 7th हाउस में बैठा हुआ शनिदेव 9वें भाव को, पहले भाव को और चौथे भाव को एस्पेक्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल करते हैं हम। मान लेते हैं यहां बैठे हैं शनिदेव। बताइए किस किस भाव को एस्पेक्ट करेंगे? यहां बैठे शनिदेव किस किस भाव को एस्पेक्ट करेंगे?
तो यहां से एस्पेक्ट करेंगे 1 2 3, एक एस्पेक्ट यहां पे आ गया, 4 5 6 7 दूसरा यहां आ गया, 8 9 10 तीसरा यहां आ गया। तो ये शनिदेव का हो गया अलग अलग भाव पे एस्पेक्ट। ठीक है, आपकी काउंटिंग सही होगी, आप कभी गलत नहीं करेंगे। काउंटिंग समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लीजिए। आपका कॉपी है, आपका पेन है, जितनी बार लिखना है लिखिए ना, कौन मना करता है। लिख के करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। ये हर ग्रह का एस्पेक्ट है। आगे चलते हैं। अब ये जो हमने एस्पेक्ट सीखा है हर ग्रह का, ये हमको नॉर्मल चार्ट एनालिसिस में काम आता है, जब हम किसी भी व्यक्ति के नॉर्मल चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम वर्षफल को देख रहे होंगे, वहां ये रूल काम नहीं करता है। वर्षफल की कुंडली में ये रूल काम नहीं करता है। ठीक है, वर्षफल की कुंडली का अलग रूल होता है, जिसको जब हम वर्षफल के टॉपिक पे आएंगे तब बताऊंगा कि वहां पे कौन सा रूल काम करेगा। लेकिन वर्षफल में ये रूल नहीं चलता। ठीक है, तो आज के सफर में इतना ही। सेशन ओपन है Q&A के लिए। ठीक है, ओके। सो फिर से Q&A का सफर स्टार्ट करते हैं, जो जिसको हम लोग पोस्ट Q&A बोलते हैं। तो कल तो बताया गया था, पर फिर भी आज एक लाइन में बता देते हैं कि आपको अपना वर्चुअल जूम हैंड रेस करना है, और जैसे ही अपने वर्चुअल जूम हैंड को आप रेस करेंगे, we'll be sending you unmute request one by one। एक एक करके आपको खुद को अनम्यूट करना है और अपने सवाल को पूछना है। Once again I would like to highlight the same here। क्या जो अभी सर ने टॉपिक पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछिएगा। अपकमिंग जो टॉपिक्स है जो अभी नहीं पढ़ाया गया है, वो जैसे एज एंड व्हेन कवर होगा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन देन इटसेल्फ। और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे प्लीज मत पूछिएगा। हाँ, प्रैक्टिस पर्पस से अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली पूछना हो तो यू आर वेरी वेरी फ्री टू आस्क द सेम एंड वी विल बी आंसरिंग द सेम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं नैना जैन जी का। नैना जैन जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Hello, sir. Since जी I'm very new to these things, तो if I get the recordings, क्योंकि वो सब कुछ learn करना पड़ेगा, तो can we get the recording immediately? जो आज था वैसा identical, same देखिए full class का recording मिलेगा हमको? देखिए क्लास की बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट इंस्टेंटली देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे ही आएगा। या सुबह तक भी आ जाएगी तो भी it's fine ना? देखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग का जो next देखिए रिकॉर्डिंग का जो नॉर्मल टाइम है वो अपने टाइम पे ही आएगा, उससे पहले उसको आना संभव नहीं है। ओके, तो सर कब तक मिलेगा? यूजुअली मतलब 12-1 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। वैसे वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू शेयर द रिकॉर्डिंग एज सून एज वी कैन। बिकॉज क्या है, कल क्लास के पहले अगर ये सब चीजें दिमाग में थोड़ी सेट हो जाएगी तो मैम it will क्लास be के काफी easier. पहले मिल जाएगा, क्लास के काफी पहले मिल जाएगा। No, I'll within take some 12 time noon। to learn also and तो मैम understand देखिए, it again. बिकॉज क्या होता है, अभी तो वर्किंग आवर्स नहीं है, और मॉर्निंग में जब ऑफिस खुलता है उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाता है, और काफी Okay. बड़ा फाइल होता है, तो इट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम आल्सो। देन आल्सो वील बी ट्राइंग आवर बेस्ट, जितना जल्दी हो सकेगा वील बी गिविंग। Yeah, because it was very nice जिस तरह से पढ़ाया है, लेकिन since zero knowledge है तो थोड़ा उसको grasp करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वील बी गिविंग एज सून एज वी कैन। Sure sir, thank you sir. प्रिया जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर मुझे ना एक तो ये जानना था कि उपग्रह क्या होते हैं। अभी उपग्रह पे हम क्लास में आए ही नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब आएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। ओके, और सर जो हम लोग जब राशियों को डिवाइड कर रहे थे तो हम लोग उसको 5 प्लैनेट में नहीं करके 4 प्लैनेट में क्यों किया? प्लैनेट में नहीं, तत्व एलिमेंट में। तो देखिए सॉरी, एलिमेंट। हमने किया नहीं है, ऐसा है कि दे नेचुरली डू नॉट फॉल अंडर द क्राइटेरिया, कि जो राशियों का जो तत्व है ना, कोई भी राशि उस आकाश तत्व के गुण को कैरी नहीं करता है, इसीलिए किसी भी राशि को आकाश तत्व में नहीं दिया गया। ओके सर, और सर ये वर्षफल जो अभी आप बताए थे वो क्या है? हम आगे आएंगे, हर चीज पे आगे आएंगे। और सर जो यंत्र वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप मेडिटेशन कराए थे वो यहाँ पूछ सकते हैं? किस कोर्स में मेडिटेशन कराया था? सर एक तो शिवरात्रि पे कराए थे और एक होली स्पेशल कराए थे। बताइए क्या पूछना है।
सर वो दोनों को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर जरूरी है कि दोनों को ही नहा के करना है? आइडियली यस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम। शिवानी साहा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो एस्पेक्ट वाला हाउस में ही अगर प्लैनेट बैठो लाइक 3, 7, 10 जो सैटर्न का है, सैटर्न अगर 3 हाउस में है तो वो सिर्फ 7 और 10 को एस्पेक्ट करेगा, ये 3 को तो नहीं करेगा ना फिर? भाई जहां बैठा है वहां से 3rd, वहां से 7th, वहां से 10th, तो कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि वो 3, 7 और 10 को एस्पेक्ट करेगा ना सैटर्न। वो 3 की गिनती कहाँ से है? जहां शनिदेव बैठा है वहां से 3rd। ओके, इफ इट इज इन 3rd हाउस तो 3rd हाउस से 3rd हाउस लेना है। बिल्कुल। ओके थैंक यू। यू वेलकम। रत्ना जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। मुझे वो यूरेनस का सर पूछना था। बोलिए। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो जो आपने बताया तीनों मुंडेन प्रिडिक्शन में काम आएंगे, तो जो वेस्टर्न वाली एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये तीनों को लेते हैं, और वहां राहु केतु नहीं ऐड ऑन होते क्या? देखिए सबसे पहली चीज ना, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। ये लोगों को बुरा लगेगा बट हकीकत है, क्योंकि जी। उन्होंने पिछले 100 साल में बहुत मेहनत की है। वो हमसे ज्यादा पैरामीटर लेते हैं, तो वो राहु देव और केतु देव को भी कंसीडर करते हैं नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड के नाम से, बट डेफिनेटली कंसीडर करते हैं। अच्छा करते हैं, वहां पर राहु केतु नाम नहीं लेते ना? नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड बोलते हैं। अच्छा थैंक यू सर, ये Welcome. बहुत पढ़ा है मैंने वहां, तो मुझे मिले नहीं राहु केतु के नाम से, पर नहीं, यूरेनस नेपच्यून मिलते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पिछले 100 सालों में बहुत काम हुआ है। उन्होंने बहुत सारे एक्सिस डिफाइन किए हैं, बहुत सारे तरीके डिफाइन किए हैं टू वर्क ऑन दिस। तो एक्चुअली में मतलब जो लास्ट 50 साल में या 100 साल में जो इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हुआ है वो कहीं ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शायद उतना इवोल्यूशन हुआ नहीं जितना होना चाहिए। पर वो लोग भी हमारा सीखते हैं, वैदिक भी वो जानना चाहते हैं एक्चुअली। देखिए सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है सीखने का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। यू वेलकम। मिष्टी जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। जी सर एक तो मुझे ये पूछना था सर, जो आपने जो भी ग्रह देवताओं के जो आपने सर तत्व बताए थे उसमें आपने गुरुदेव का स्पेस बताया था सर, वो मुझे समझ में नहीं आया। स्पेस क्या एग्जैक्टली क्या? आकाश अपने आप में एक तत्व है। सर 5 लेकिन तत्व होते हैं, तो किस उसमें तरह से से आकाश लेंगे? जैसे देखिए वाटरी साइन होता है तो वो मतलब अभी क्या आप एक पहले के एक कंसेप्शन को रीड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा आंसर किया है कि अभी हम सिर्फ पैरामीटर सीख रहे हैं, इंतजार करिए कैसे ये काम आएगा, सब पे हम आएंगे। जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जो ये आपने टेबल हमें बताया था उसमें ऊपर वाले मेरे थोड़े मिस आउट हुए, मुझे नहीं समझ में आए। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऑलराइट सर, यू वेलकम। थैंक यू सर। सुषमय चटर्जी सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर वेरी गुड इवनिंग सर। जी ये मैंने एक फोन आया था, शायद उस टाइम आपने बोला हो तो मैं आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आपने जैसे एयर साइन बोला, एयर बोला आपने तत्व, तो उसमें आपने जेमिनाइन एंड लिब्रा दिया है, तो क्या इन दोनों में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरिटी के बेस पे दिया है? बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे तभी दिया है। अच्छा, ओके सर, okay, that means Gemini and Libra will have something in common. That's it. Okay sir, thank you. You're welcome. Thank you. मौना जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी मुझे पूछना था कि ये जो राहु केतु का एस्पेक्ट्स आपने बताया 5, 9, 7, और वो ही रहता है ना सर? 5, 9, 7 है ना? बिल्कुल। ओके सर, तो इसमें ये एस्पेक्ट में 11, 12 कोई भी ऐसे एस्पेक्ट नहीं आते जैसे 4, 8, 7 है मार्स का, जुपिटर का है 5, बेसिक नेटल चार्ट में ज्यादा नहीं आएंगे, ताजिक में जरूर आ सकते हैं। ताजिक मतलब वर्षफल में आ सकते हैं, नॉर्मल बेसिक नेटल चार्ट के लिए यही आएंगे। तो ये हम फलिक जो हम कर रहे हैं उसमें 11, 12 का कोई मतलब नहीं है? होगा, जब हम वर्षफल कुंडली को देखेंगे वहां काम आएगा।
अच्छा, तो इसमें तो खाली यही आएगा जो आपने हाँ, लिखा यहाँ है। सिर्फ इतने ही आएंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, रश्मि सिंघल जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपके काफी सारे कोर्स किए हुए हैं मैंने, तो उसमें जैसे राशियों के बारे में है, या ये मूवेबल फिक्स साइन के बारे में, या एलिमेंट के बारे में, तो सर इनके लिए डिटेल में कहाँ से पढ़ने को मिलेगा सर? कोई ऐसी बुक हिंदी में हो? आप जिस भी कोर्स में होंगे ना, हर कोर्स में मैं कम से कम 50 बुक रिकमेंड करता हूँ। आप एक कोर्स का नाम दीजिए और उस कोर्स में बुक रिकमेंडेड नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अच्छा, हो सकता है सर मैंने क्वेश्चन आंसर वाले ग्रुप्स कम देखती हूँ एक्चुअल में, तो हो सकता मेन है ग्रुप में भी ग्रुप होगा, में शेयर होता है मैम, मेन ग्रुप में भी शेयर मेन होता है, ग्रुप ड्राइव में। लिंक में भी आता है। 1200 ओके 1200 सर, 1500 तो 1500 आई विल 15 चेक। कोर्स। हाँ ओके सर, आई बिल्कुल विल आएगा। चेक सर। ओके सर। सरिता अरोड़ा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसे आपने ये बताया, जो 5 जो ये ग्रह बताए, जो मतलब जो मल्टीपल हाउसेस को एस्पेक्ट करते हैं, तो इसके अलावा जो बाकी जो ग्रह हैं वो सिर्फ 7 हाउस को ही एस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल, अपने से 7th। हाँ जी। और दूसरी बात, जैसे आपने जो ये जब मल्टीपल एस्पेक्ट करते हैं, तो मतलब लाइक जैसे तीन कर रहे हैं, तो वो तीनों को इकट्ठा ही करते हैं या एट अ टाइम लाइक उसमें से 1-2 ऐसे करके भी करते हमेशा हैं? करेंगे, हमेशा तीनों एस्पेक्ट वैलिड रहेंगे। ओके, मतलब इकट्ठा सब पे एस्पेक्ट होगा। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, दियाशा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी। सर जो आपने वो बताया था ना कि सैटर्न जो 7th हाउस में बैठा है, तो उसके टाइम पे वो कहाँ पे अपना इम्पैक्ट डालेगा? जी। तो उसमें मेरा 9th वाला और 1st वाला सही आया है, लेकिन जो 9th जो दृष्टि है वो मुझे 3rd पे आया है। ये गलत है, या 4th पे आपने कहा कि 4th हाउस पे आएगा, वो कैसे आया मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं हमने उसको क्लास में सॉल्व किया है। आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट आंसर हो जाएंगे। आप काउंटिंग करेंगे वहीं पहुंचेंगे जो क्लास में बताया। ठीक है सर। ठीक है, ओके, यू वेलकम। थैंक यू मैम। फेनिल पुरोहित जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर एक्चुअली एग्जाम्पल से मतलब ऐसे देखा, बट खाली यही समझ में नहीं आ रहा था, वो काउंटिंग जम रहा है, लेकिन कहाँ स्टार्ट करना कहाँ एंड करना है सर, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ मतलब। देखिए, हमने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, आपको यही अच्छा। करूंगा, जब रिकॉर्डिंग आएगी तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके प्ले करके एक एक एग्जांपल को दोबारा सॉल्व करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कल की क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा। चलेगा सर, मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूँ, जी। देखता हूँ। थैंक यू। रश्मि रत्नाकर मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Sir, could you please touch upon cardinal and fixed signs also? ये बस इंग्लिश नाम है, स्थिर और चर। मैम एक डिवाइस ऑफ कर लीजिए रश्मि मैम अपना। हेलो। हाँ, अब बोलिए बोलिए रश्मि जी। So, sir, cardinal signs क्या होगा? सोच के देखिए। फिक्स्ड इज स्थिर, कार्डिनल इज चर, म्यूटेटेड इज द्विस्वभाव। ओके, थैंक यू। सरिता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर लाइक मैं ये पूछना चाह रही थी, एस्पेक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब लाइक कुदृष्टि, बुरी दृष्टि डालना, या क्या चीज? एस्पेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है प्रभाव करने की क्षमता। इट्स एन एबिलिटी ऑफ ए प्लैनेट टू इम्पैक्ट, दैट्स इट। मींस प्रभाव मतलब गुड और बैड, क्या बोथ, चीज? प्रभाव दोनों हो सकते हैं। मतलब जैसे सपोज अगर मेरी उस पे अगर लाइक जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, तो मींस वो मतलब मुझे मतलब किस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, गुड और बैड अभी जो देखिए, मिलेगा? अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। जब वहां पहुंचेंगे तो वहां उसको कर भी लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी, ठीक है। तो आज के सफर में इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। खासकर नए बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है
शुरू के जो क्लासेस है ना, या फंडामेंटल बिल्डिंग क्लासेस हैं, शुरू के क्लासेस समझ में नहीं आएंगे तो आगे आपको दिक्कत होगा। हर क्लास के रिकॉर्डिंग को जरूर देखिए, जरूर प्रैक्टिस करिए, बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Thank you everyone and very good night to all.